नमस्कार। आज का विषय चैनल के नाम के अनुरूप नहीं होकर के थोड़ा सा अलग विषयांतर है। इसका कारण ये है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। कक्षा 11-12 में छात्र जब भूगोल पढ़ते हैं उनको भी ये जानकारी नहीं होती है, तो यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य जानकारी भी है कि हमें हमारी पृथ्वी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कक्षा 6 से लेकर के आगे तक की सभी कक्षाओं में यह मूलभूत जानकारी है और भूगोल का सबसे पहला अध्याय ही पृथ्वी की जानकारी है। तो पृथ्वी के बारे में जब हम जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आती है पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जब ये प्रश्न किया जाता है तो सभी छात्र छात्राएं बोलते हैं गोल होती है। अब गोल आकृति बहुत सारी होती हैं, गोल गेंद भी होती है, गोल तवा भी होता है, गोल नारंगी भी होती है। तो आखिर पृथ्वी गोल है किसकी जैसी? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर ये होता है कि पृथ्वी किसी के भी जैसी नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी के जैसी ही है। क्यों है? क्योंकि न ही तो गोल के गेंद के समान गोल है, क्योंकि गेंद के सभी केंद्र से सभी भाग उसकी सभी प्रकार की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, जबकि पृथ्वी की सभी प्रकार की त्रिज्या बराबर नहीं होती है। गोल तवा चूंकि द्विआयामी है, त्रिआयामी नहीं कह सकते उसको, चपटा होता है, पृथ्वी चपटी भी नहीं है। तो आखिर पृथ्वी की आकृति है कैसी? तो पृथ्वी की आकृति कुछ कुछ नारंगी की जैसी मिलती है, अर्थात ध्रुवों के पास में से थोड़ी दबी हुई। अब ध्रुव किसे कहेंगे? जब ये बात आई कि ध्रुवों के पास में, तो ध्रुव कहते किसे हैं? तो जब गाड़ी का जो चक्का चलता है जिसमें जो स्थिर होता है, जो बिंदु स्थिर होता है, वह स्थान ध्रुव कहलाता है। तो पृथ्वी का जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला जिसके परितः है, पृथ्वी की दो गतियां हैं, अपने अक्ष पर घूमना और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, जिसे परिभ्रमण और परिक्रमण दो प्रकार की गतियां होती हैं। परिभ्रमण यानी अपनी जगह अक्ष पर घूमना और परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो परिभ्रमण गति में जो बिंदु, जो अक्ष हमेशा स्थिर रहता है, जिसके परितः सभी कण गति करते हैं, वह इसका अक्ष कहलाता है। इसे क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। यह अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अक्ष के दोनों हिस्से जो कहलाते हैं वो उत्तरी तरफ वाला उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण वाला दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। अक्ष का उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है। अब यहां से देखें, इस केंद्र से ध्रुवों की तरफ जो त्रिज्या है या व्यास, ध्रुवीय व्यास जिसको कहते हैं, वो 12,713 के लगभग 13 किलोमीटर के लगभग है। और बीच वाला हिस्सा, भूमध्य रेखीय हिस्सा 12,756 किलोमीटर के करीब इसका व्यास है। इसको देखने से पता लगता है लगभग 42 किलोमीटर का अंतर, 43 किलोमीटर का अंतर इस जगह से, यानी ध्रुवीय व्यास और विषुवतरेखीय व्यास में अंतर मिलता है। इस कारण से कह सकते हैं कि ये ध्रुवों की तरफ से थोड़ी दबी हुई है और भूमध्य रेखा की तरफ से थोड़ी फैली हुई है। इस फैली हुई का कारण क्या है? कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल नहीं, अपकेंद्रीय बल के कारण। अर्थात पृथ्वी जब अपने केंद्र पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो सबसे तीव्र गति कहाँ होती है? विषुवत रेखा के पास में, अर्थात बीच वाली रेखा के पास में। बीच वाला यानी अगर गोल गेंद को घुमाएंगे अपन, तो सबसे ज्यादा गति कहाँ पर होगी? बीच वाले हिस्से में। तो बीच वाले हिस्से में जब अपन कह सकते हैं कि किसी गोल रस्सी के ऊपर पत्थर बांध करके अपन जोर से घुमाएं, तो जो बल केंद्र के विपरीत लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उसी अपकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी के चारों तरफ दबाव लगने से यहाँ का हिस्सा थोड़ा चौड़ा हो गया है। इस कारण से यह लगभग 12,756 किलोमीटर बन गया है। 43 किलोमीटर का इसमें अंतर आ गया है। इस अंतर के कारण इसकी पृथ्वी कैसी बन गई है, आकृति कैसी बन गई है? कुछ कुछ नारंगी के समान। लेकिन नारंगी के समान इसलिए नहीं कह सकते, नारंगी का यह हिस्सा समतल होता है, सपाट होता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी का हिस्सा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सपाट नहीं है। इस कारण से नारंगी की जैसी भी आकृति नहीं है। अंत में कह सकते हैं अपन,
पृथ्वी की आकृति पृथ्वी के जैसी ही है, कोई भी इसका समान कोई वस्तु नहीं है। तो अपन ने ये देखा, इसका ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर के लगभग और भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर के करीब है। अब आगे ये घूमती कैसे है? जब अपन ये प्रश्न करते हैं, ये कहते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो प्रश्न बच्चों की तरफ से ये आता है कि सर हमें आज तक ये पता नहीं चला कि ये चीज़ें घूमती हुई दिखाई क्यों नहीं देती है, पृथ्वी घूमती हुई दिखाई क्यों नहीं देती, हमें जो कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हों वो सब एक जगह क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है, बस के अंदर हम सब बैठे रहते हैं तो सभी सवारियां चलती हुई भी हमें आपस में चलती हुई दिखाई नहीं देती हैं, यानी गति किसी के सापेक्ष होती है। वह बस या मैं अगर बस में बैठा हूं तो मैं गति तो कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास वाली सवारी के सापेक्ष में गति नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह भी मेरे समान गति से कर रही है। और दो वस्तु जब समान गति से समान गति करती हैं तो वह आपस में उनके सापेक्ष उनकी गति शून्य होती है। तो बस पृथ्वी के ऊपर सभी चीज़ें, सभी ऑब्जेक्ट्स चलते हैं, साथ में ही घूमती है पृथ्वी। जिस प्रकार से बस के अंदर सवारियां चलती हुई दिखाई नहीं देती हैं, वैसे ही पृथ्वी के ऊपर सभी चीज़ें हमको चलती हुई दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि हम एक साथ में सभी चीज़ें, हमारी नज़र इतनी बड़ी नहीं है कि जो स्थिर चीज़ है उसको देख सकें, अर्थात पृथ्वी पर कोई भी स्थिर नहीं है। स्थिर क्या है? जिस प्रकार से एक बस का उदाहरण मैं देता हूँ कि बस चलती है तो हमें स्थिर वस्तु जो बाहर है, सड़क के बाहर है, वृक्ष इत्यादि चलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात स्थिर वस्तु हमको चलती हुई दिखाई देती है। तो हमें भी स्थिर वस्तु, और वो भी किस तरफ से? उल्टी। जब अगर बस दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हो तो हमें वृक्ष उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, अर्थात उल्टे चलेंगे। तो उल्टा क्या चल रहा है? सूर्य। हमें स्थिर क्या वस्तु है? सूर्य। सूर्य किधर से किधर दिखाई देता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पृथ्वी किस प्रकार से गति कर रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की गति क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब यह है कि क्या ये पृथ्वी बिल्कुल सीधी है, अपने अक्ष पर स्थिर है, अपने अक्ष पर बिल्कुल सीधी है? तो नहीं। हम कहते हैं कि 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब ये अक्ष का मतलब क्या है? तो अभी मैंने कहा था कि अक्ष यानी जो बीच वाला हिस्सा, जो जिसके सिद्ध में आने वाले सभी कण एक जगह स्थिर रहते हैं, वो सभी अक्ष कहलाते हैं। तो ये अपने अक्ष पर, यहाँ से अपन इसको सिद्ध बनाएं तो ये लंबवत है, अर्थात बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और अगर इसको थोड़ा झुकाएं, कितना झुकाएं? 23.5 डिग्री। तो इसको 23.5 डिग्री झुकाएंगे, इस अक्ष को इधर झुका देते हैं अपन। एक बार कल्पना कर लेते हैं, इधर झुकी हुई है, कितने? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकी होने के बाद ये कितना बचता है? अर्थात 66.5 डिग्री का कोण अपने अक्ष पर बनाती है। अब ये पृथ्वी की आकृति किस प्रकार से बन गई है, यहां तक का मैं मिटा देता हूं। अब ये पृथ्वी की आकृति इस प्रकार से बन गई है, अर्थात ये अपने अक्ष पर इस प्रकार से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये 23.5 डिग्री का कोण बनाने से क्या क्या चीजें बदल गई हैं, इसके देखने से बहुत सारा बदलाव इस पृथ्वी के ऊपर आ गया है। ये 23.5 डिग्री झुका होने से ही पूरे संसार में दिन रात का अंतर, ऋतुओं का परिवर्तन होना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर 6-6 महीने के दिन और रात होना, ये सब चीजें इसके 23.5 डिग्री झुके हुए होने के कारण ही हैं। अब इसकी पहले एक एक स्टेप से लेकर के चलते हैं। पहले करते हैं कि सबसे पहले अपने परिभ्रमण, अर्थात अपने अक्ष पर घूमने से क्या क्या चीजें बदलती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। तो अपने अक्ष पर घूमती है किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने है, ये मान लेते हैं यहां पर सूर्य है, और यहां से आने वाली किरणें जब ये इस डायरेक्शन में होगी, इस दिशा में होगी, तो 23.5 डिग्री यानी सब सूर्य की सीधी किरणें कहां पर आएंगी? पृथ्वी के मध्य वाले भाग में नहीं आकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर सीधी गिरेंगी।
और यहाँ वाला भाग, इसमें क्या होगा, दिवस का दोपहर का भाग होगा जो सूर्य के बिल्कुल सामने होगा, और जो पश्चिम वाला भाग है वह कुछ देर बाद में आएगा, और पूर्व वाला भाग कुछ समय पहले आएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि पूर्व वाला भाग जो चला गया है आगे, पश्चिम वाला बाद में आएगा। अब जब ग्लोबल हिसाब से, पूरे विश्व के हिसाब से जब एक रूपता, प्राचीन काल में सभी देश अपने अपने हिसाब से समय का निर्धारण करते थे। जब समस्या ये आई कि आपसी व्यापार बढ़ने लग गया, लोग एक देश से दूसरे देश में आने लग गए, तो समस्या ये आई कि किस प्रकार से समय का निर्धारण करें, समय का निर्धारण कैसे हो। तो कह सकते हैं तात्कालिक समय में पूरे विश्व पर या लगभग 52 से 53 देशों में इंग्लैंड का अधिकार था, ब्रिटिश लोगों का अधिकार था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश बीच में है, इस पृथ्वी के हमारा देश बीच में, हम क्योंकि गोल वस्तु है, चारों तरफ घूमती है, इसको कहाँ से एक जगह पॉइंट बनाना पड़ेगा, ये यहाँ से है इसको पूर्व मानेंगे, यहाँ से इसको पश्चिम मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश की राजधानी लंदन, उसके पास में ग्रीनविच शहर बीच में है। तो लंदन के ग्रीनविच शहर, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, और लंदन के पास में ग्रीनविच शहर से निकलने वाली जो रेखा है उसको हम बीच का मानेंगे, अर्थात वहां से समय का निर्धारण किया जाएगा। अब पृथ्वी के ग्रीनविच शहर वाला, उससे पूर्व वाला आगे मानेंगे और पश्चिम वाला पीछे मानेंगे। अब एक बात मैं बीच में भूल गया कि आखिर ये रेखाएं होती क्या है, क्या कोई रेखाएं बनाई हुई है? तो ये सभी रेखाएं ग्लोब के ऊपर बनाई हुई हैं और सभी की सभी काल्पनिक हैं। ग्लोब के ऊपर खींच दिया है, पृथ्वी के ऊपर कहीं भी इन रेखाओं की स्थिति नहीं है, अर्थात पृथ्वी पर किसी प्रकार की रेखाएं नहीं खींची गई हैं, सब की सब रेखाएं काल्पनिक हैं, केवल और केवल एक मानी गई है रेखाएं। बड़ी समस्या आती है जब छात्रों से पूछते हैं कि ये रेखाएं किस प्रकार की बनी हैं, तो बड़े व्यवधान में रहते हैं, बड़े उनको दिमाग में ये रहता, पता नहीं ये रेखाएं होंगी तो कोई दीवार खींच रखी है या कोई तार बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल और केवल इनको काल्पनिक रूप से माना गया है। अब इनको काल्पनिक रूप से माना गया है, लेकिन कौन सी रेखा क्या कहलाएगी, कौन सी रेखा क्या कहलाएगी? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर बीच वाला हिस्सा अपन मान लेते हैं, यहां से बीच वाला अक्ष यहां से मान लेते हैं, तो अक्ष का जो अंश है, कोण मापने की जो डिग्री है, डिग्री को क्या कहते हैं? अंश। तो यहां से बीच में मान लेते हैं, और अक्ष का जो अंश है, ये अक्ष हो गया, इसका अंश यहां से लेकर के ऊपर तक, फिर यहां से लेकर के ऊपर तक, इसके अक्ष के जो अंश हैं वो क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं। अक्ष के जो अंश है वो अक्षांश। तो ये तो क्या हो गए? उत्तरी ध्रुव की तरफ हो गए, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। ये अक्ष से दक्षिण की तरफ हो गए, इनको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो अब कितने हो गए कुल अक्षांश? यहाँ 0 से ले लिया, 90 ऊपर हो गए, 90 नीचे हो गए, और एक बीच में हो गया जहां से शुरू करते हैं। जिस जगह से 0 को भी, इस 0 डिग्री को अपन ने क्या कह दिया? 90 ऊपर 90 नीचे, तो कुल मिला के 181 अक्षांश हो गए। कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। अब बात आए कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 180 नहीं कह सकते, अक्षांश रेखाएं 181 हैं। 90 उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश, और एक बीच वाली रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भू के मध्य से निकलने वाली होने के कारण इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर बात आई दूसरी रेखाएं, वो कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। अक्षांश रेखाएं पूरा गोल वृत्त होती हैं और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक ही पहुंचती हैं। और अक्षांश रेखाएं चारों तरफ बिल्कुल गोल रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की जब बात करें अपन, तो ये कितनी होती हैं? अब कहां से शुरू करें? इन रेखाओं को बांध तो लिया, लेकिन 0 डिग्री कहां से माने? तो 0 डिग्री का वाला मैंने बताया कि ब्रिटिश शहर के लंदन शहर राजधानी और उसके पास में ग्रीनविच शहर की रेखा को 0 डिग्री बनाया है।
क्योंकि उनके कह दिया, जैसा अंग्रेजों ने कह दिया वैसा पूरे विश्व ने मान लिया। तो ग्रीनविच शहर से जो दक्षिण पूर्व में हो गया वो पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में हो गया वो पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। अब इससे क्या क्या फायदा होगा? पूरे विश्व को एक रूपता, समय की एक रूपता से बांधा जाने लग गया, क्योंकि धरती का कोई पूरा हिस्सा सूर्य के सामने एक साथ में नहीं आ सकता है। बिल्कुल सूर्य के सिद्ध में कोई हिस्सा ही एक साथ में आता है, तो जो हिस्सा सामने आता है वहाँ पर यानी कई जगह सूर्य उदय हो रहा है, कहीं पर अस्त हो रहा है, कहीं पर दोपहर हो रही है। अगर इस समय का निर्धारण एक रूप नहीं हो तो एक जगह है तो दिन के 12 बजे लोग उठ रहे हैं, एक जगह सुबह 7 बजे लोग उठ रहे हैं, एक रात के उसी टाइम रात के 12 बज रहे हैं वो वहाँ के लोग सो रहे हैं। तो समय का निर्धारण नहीं होगा, और समय का निर्धारण नहीं होगा तो आपसी संचार नहीं हो सकता लोगों के बीच में। इस कारण से एक रूपता बनाने के लिए ग्रीनविच शहर की जो रेखा है उसको बीच में मान करके फिर पूर्व वालों को आगे माना और पश्चिम वालों को पीछे माना। अब आगे पीछे वाला कितना माने, तो कुल कितने देशांतर हो गए? 360 डिग्री, यानी एक वृत्त के चारों तरफ कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। चारों तरफ गोल घूमे तो कितने डिग्री हो गए? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री और कितने देर में चक्कर काट रही है? 24 घंटे में। 360 डिग्री का परिक्रमण 24 घंटे में कर रही है। अब 24 घंटे में मिनट कितनी है? 1440 मिनट। 1440 मिनट में कितना डिग्री काट रही है? 360 डिग्री। अब इसमें 360 डिग्री का भाग दे देते हैं। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 108 और 36 चौका 144, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है। अर्थात अभी जो सूर्य के सामने जो देशांतर आ रहा है 4 डिग्री के बाद में पश्चिमी देशांतर उसके बिल्कुल सामने होगा, और पूर्वी देशांतर 4 मिनट पहले निकल गया है। अर्थात अगर पृथ्वी के सामने बिल्कुल इस देशांतर के ऊपर अभी सूर्य है तो पृथ्वी का ये भाग जो पहले निकल गया है यहाँ पर ये 4 मिनट पहले ही चला गया है। 2 डिग्री 8 मिनट पहले, 3 डिग्री 12 मिनट पहले, 4 डिग्री 16 मिनट पहले। अर्थात एक मानक समय से आगे जो सभी रेखाएं हैं वो 4-4 मिनट के आगे से चलती हैं, और पश्चिम वाला जो भाग है वो 4 मिनट बाद में उसके सामने आएगा। अर्थात 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर 4 मिनट बाद में आएगा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर 8 मिनट बाद में आएगा, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर 12 मिनट बाद में आएगा, 4 डिग्री 16 मिनट बाद में। तो इस प्रकार से समय का निर्धारण किया गया है, और उसके हिसाब से पूरे देशों ने अपने जो मध्य स्थान से निकलने वाली रेखा है उसको मानक समय मान लिया है। अब अगर बात करें ग्रीनविच रेखा की, ग्रीनविच रेखा का नाम क्या हो गया? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, अर्थात ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, GMT कहते हैं। अब GMT में यदि दिन के 12 बज रहे हैं तो पूर्वी देशांतर में जहां पर 10 डिग्री है, पूर्वी देशांतर का 10 डिग्री, वहां पर कितना समय होगा? तो 10 डिग्री है, 4 मिनट लगते हैं तो 12:40 PM, अर्थात दोपहर के बाद में 12:40 हो गई है। इसी समय जब GMT पर 12 बज रहे हैं और कोई कहे कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय बताइए, तो 15 डिग्री देशांतर कौन सा है? पश्चिमी का मतलब पीछे चल रहा है और पूर्वी का मतलब आगे चल रहा है। तो 15 × 4 = 60 मिनट। 60 मिनट पीछे है, इसका मतलब 11 बजे। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो पश्चिमी देशांतर पर 11 बजे हैं, और किसके? सुबह के 11 बजे हैं, 1 घंटा पीछे चल रहा है। तो इस हिसाब से हम किसी भी रेखा का किसी भी स्थान से कहीं का भी समय निकाल सकते हैं। अब देशांतर भारत का मानक समय, अब मानक समय किस प्रकार से निर्धारित होता है? यानी जो देश है उसके अंदर वाला जो बीच वाला भाग है, बीच वाला जो हिस्सा है उसमें, अब देश होते हैं वो सभी देशांतर ऐसे तो है नहीं कि सभी देश 1 डिग्री देशांतर में आते हैं, बहुत सारे लंबे लंबे देश भी हैं। रूस सबसे ज़्यादा फैलाव वाला देश है। तो देशों ने क्या किया, उनके जो बीच वाला जो हिस्सा है उसके हिसाब से मानक समय निकालिए। अब अपने भारत देश का देखेंगे लगभग 67 डिग्री से
67 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के लगभग बीच में हमारा देश स्थित है। अब 67 डिग्री का अपन निकालें तो स्थानीय समय निकालते हैं ना, स्थानीय समय, तो 67 डिग्री इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 120, तो 148 मिनट के करीब, अर्थात 4 घंटे 28 मिनट के करीब होता है। और लास्ट में निकाले 97 डिग्री 100 डिग्री पर निकाले 400 मिनट, अर्थात 6 घंटे 40 मिनट के करीब समय होता है। तो इतना लंबा समय होता है, तो क्यों नहीं एक बीच वाला हिस्सा यानी इलाहाबाद के पास में से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने देश का एक समय मान लिया कि यहाँ से कर ले, तो इधर असम वाले या अरुणाचल वाले भी ठीक है, उनके लिए भी सहूलियत रहेगी, और राजस्थान या कच्छ गुजरात वाले भी एक मध्य विषय में आ जाएंगे, क्योंकि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक लगभग 2 घंटे से ज़्यादा समय होता है। वहाँ पर अगर पूरे देश का एक समय करते हैं, अगर राजस्थान वाला समय मान लें, तो यहाँ पर 7 बजे अगर सूर्य उदय होगा तो वहाँ पर 5 बजे सूर्य उदय होता है। तो क्यों नहीं बीच वाला मान लें कि 6 बजे सूर्य उदय दोनों तरफ हो जाए, उधर भी 6 इधर भी 6, वो 1 घंटे इंतज़ार कर लेंगे और ये 1 घंटे बाद में पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से अब जो बड़े देश होते हैं जिनकी एक हिस्से में दिन होता है, एक हिस्से में रात होती है, वो क्या करें, तो उनको समय जोन एक से ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे रूस में लगभग 11 समय जोन निर्धारित किए गए हैं, यानी ये अलग समय जोन है। भारत में भी 2 समय जोन करने की बात हो रही है, क्योंकि एक समय से देखें कि असम में 10 बजे सरकारी कार्यालय खुलते हों, वहाँ पर सूर्य उदय हो गया, अपने यहाँ पर जब 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है, वहाँ पर सूर्य उदय हो गया 5 बजे, उनको 5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके कार्यालय खुलेंगे। और शाम को 6 बजे कार्यालय बंद हो रहे हैं, अपने यहाँ पर सुबह 7 बजे सूर्य उदय हुआ, शाम को 5 बजे अस्त हो रहा है, हमारे यहाँ पर 5 बजे अस्त हो रहा है, तो वहाँ पर 3 बजे अस्त हो जाएगा, तो 3 बजे अस्त हो जाएगा, 3 बजे ही उनको और कार्यालय बंद करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 5 से 6 बजे तक का। तो कितना समय वेस्टेज होता है, कितनी विद्युत, कितना सुबह का समय उनके काम पे नहीं आ रहा है, शाम का समय उनके ज़्यादा वेस्टेज करना पड़ता है। तो इसके लिए क्यों नहीं 2 समय जोन बना दिए जाएँ। तो ये भी बातें चल रही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो अब बात आई कि 82.5 डिग्री तो कितना आगे होगा, कितना समय निर्धारित माने, तो 82.5 डिग्री को 4 से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा, 82.5 को 4 से गुणा करते हैं तो 330 आता है। 330 का अपन निकालते हैं तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, अर्थात अगर जीएमटी पर 12 बज रहे हैं तो अपने यहाँ पर 5:30 बजेंगे शाम के। इस प्रकार से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। अब देशांतर रेखाएं कुल कितनी होती हैं, 0 डिग्री से शुरू किया तो इधर जाएंगे तब 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर। अक्षांशों में जब अपन बात की कि 0 डिग्री को जोड़ना है तो यहाँ पर भी 0 डिग्री जुड़ेगी, तो क्या 361 माने 361 देशांतर होंगे? नहीं, 361 नहीं होंगे, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों 2 रेखाएं नहीं होकर के एक ही रेखा है। 0 डिग्री को जोड़ेंगे, लेकिन 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाला भाग। अब वहां की स्थिति क्या है, इधर से अपन चलें, 180 को 4 से गुणा कर दें, 720 मिनट, इधर से 720 मिनट पीछे, इधर से 720 मिनट आगे, तो कुल कितने हो जाएंगे, 1440 मिनट का वहां पर अंतर आ जाता है। अर्थात ग्रीनविच शहर में अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री, पश्चिमी और पूर्वी देशांतर का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जहां पर जैसे अगर दिन के 12 बज रहे ग्रीनविच शहर पर हैं तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर मध्य रात्रि तो हो रखी है, लेकिन उसके जस्ट इस साइड में पूर्व भाग में एक दिन पहले वाला हो रहा है और पश्चिम भाग में जस्ट एक दिन पीछे की रात्रि है। तो वहां पर कुल 24 घंटे का अंतर होता है। कहां पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कुल कितना अंतर होता है, 24 घंटे का। अब 24 घंटे का अंतर होने के कारण पश्चिम से आने वाले जलयान अगर पूर्व में जाएंगे, अब उनको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कहां से निकाला है,
प्रशांत महासागर के बीच में से, और उसको तिरछी बनाया है, आर्टिकेटी बनाया गया है कि किसी भी भूभाग पर नहीं आ जाए, क्योंकि एक भूभाग पर आवागमन ज़्यादा होता है और समुद्रों में आवागमन अगर यदि होगा, वहाँ पर लोग तो रहते नहीं है, आवागमन होगा तो वो अपना समय निर्धारित कर लेंगे, लेकिन भूभाग पर यदि लोग आपसी दैनिक जीवनचर्या कर रहे होते हैं तो वो बार बार अपने समय निर्धारित नहीं करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर के अंदर से तिरछा करके यानी पूरे जलमार्ग से निकाला गया है। तो केवल जलयानों को ही समय का आगे पीछे करना पड़ता है, किसी और आम आदमी को समय को आगे पीछे नहीं करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर के बीच में से निकालना इसीलिए इसको तिरछी करके निकाला गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाद में सबसे पहला देश कौन आता है, तो बोले जापान आता है। यानी जब घूम के आएगा पृथ्वी, जब सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करेगी, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, बोले जापान शहर में। तो कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश भी कौन है, जापान है। तभी अपन कहते हैं ना नव वर्ष लगता है, तो सिडनी सबसे पहले अपना नव वर्ष मना लेता है, अपने यहाँ पर सायंकाल होता है। तो वह इसी कारण से है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाद में वह पहला शहर आ जाता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर सबसे पहले नव वर्ष का स्वागत होता है। तो ये बातें हुई अपनी देशांतर रेखाओं की। इससे पहले बात हुई अक्षांशों की। तो इतना समझ में आ गया होगा अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर रेखाओं का क्या प्रयोग है। देशांतर रेखाएं कुल कितनी है, 360, क्योंकि 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं वो एक है, वहाँ पर दोनों पूर्व और पश्चिमी देशांतर दोनों आकर के मिल जाते हैं। और अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है, 181। देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी भी समय का निर्धारित कर सकते हैं, किसी भी स्थान का समय निर्धारण कर सकते हैं। ये बात थी अपनी पृथ्वी की मूलभूत जानकारी। यह अनवरत क्रम जारी रहेगा, यदि आप कहो तो हम इसको आगे और जारी कर रख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर देना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो और भी आगे भेजना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।